नमस्कार दर्शकों आज से हम ज्योतिष में एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। कुंडली विश्लेषण। कुंडली विश्लेषण कैसे करें, यह हमारा पहला वीडियो है और इसमें ए टू जेड पूरी जानकारी दी गई है। कुंडली विश्लेषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कुंडली विश्लेषण कैसे करें, सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन संपूर्ण जानकारी बारीकी से जो है आपको बताया गया है। एक चीज और, आपने बहुत महंगे महंगे कोर्स किए होंगे, यूट्यूब में कई सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन फिर भी सही तरीके से कुंडली का विश्लेषण नहीं कर पा रहे। मैं आपको आशा देता हूं कि यदि आपने हमारे 3 से 4 वीडियो पूरे देखे तो कुंडली विश्लेषण करने में सबसे सरलता रहने वाली है। ये हमारा जो वीडियो है, पहला वीडियो, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई। यदि समझ में ना आए, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन रहने वाला है, इसको आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नहीं समझ में आता है तो 10 बार देखिए। यदि यह वीडियो आपको समझ में आ गया तो आगे आने वाले 3 से 4 वीडियो में आप पूरी तरह ज्योतिष सीख सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पर। ज्योतिष में आगे बढ़ने से पहले हमें 5 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, ज्योतिष क्या है। दूसरा, ज्योतिष जानने का उद्देश्य क्या है। तीसरा, ज्योतिष के कितने भाग हैं। चौथा, ग्रह कितने हैं। और पांचवा, सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति कैसी है। पहला प्रश्न, ज्योतिष क्या है। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्रम, मतलब यह वह शास्त्र है जो सूर्यादि ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों के माध्यम से किसी भी घटना का पूर्वानुमान का बोध करवाता है, उसे ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष मतलब ज्योत, धन, ईश। ज्योत मतलब प्रकाश, इस मतलब ईश्वर। ईश्वर का वह प्रकाश जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। वेदों में ज्योतिष को शिव जी का तीसरा नेत्र कहा है। दूसरा प्रश्न, ज्योतिष जानने का उद्देश्य क्या है। बिल्कुल सरल है। ज्योतिष जानने का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर ढंग से समझ सके और सही दिशा में आगे बढ़ सके। तीसरा प्रश्न, ज्योतिष के कितने भाग हैं। ज्योतिष के 2 भाग हैं। पहला, गणित ज्योतिष। दूसरा, फलित ज्योतिष। हम जो सीखने वाले हैं, फलित ज्योतिष सीखने वाले हैं, क्योंकि गणित ज्योतिष थोड़ा कठिन है और यदि एक कुंडली का निर्माण हमें करना है तो गणित ज्योतिष में पूरा दिन लग जाएगा, तब कहीं हम एक कुंडली का विश्लेषण कर पाएंगे और निर्माण कर पाएंगे। हो सकता है 2 दिन भी लग जाए, 3 दिन भी लग जाए, लेकिन आज वैज्ञानिक युग है, साइंस का जमाना है, कंप्यूटर से 1 मिनट में कुंडली बन जाती है। इसलिए हम कुंडली सॉफ्टवेयर से बना लेंगे, फलादेश हम स्वयं करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर में फलादेश सही नहीं होता। तो फलित ज्योतिष हम सीखने वाले हैं। चौथा प्रश्न है, ग्रह कितने हैं? वैसे तो देखा जाए तो सौर मंडल में हजारों ग्रह, लेकिन हमारे जीवन पर 9 ग्रहों का प्रभाव है। मुख्यतः 7 ग्रह हैं। 2 ग्रह छाया ग्रह, राहु और केतु। लेकिन इन राहु और केतु का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होने के कारण हमने इन्हें ग्रहों में शामिल कर लिया। मुख्यतः 7 ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में प्रभावित करता है, इसलिए हम 9 ग्रह मानते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो सौर मंडल में यदि हम ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो यहां पर आप देखिए, सूर्य केंद्र में है,
जो रेड में आपको दिख रहे हैं ये सूर्य है, उसके बिल्कुल करीब बुध है, बुध के बिल्कुल करीब शुक्र है, और शुक्र के बिल्कुल करीब जो है पृथ्वी, और पृथ्वी के बिल्कुल करीब यहां पर चंद्रमा भी है जो कि दिख नहीं रहे। अभी हम दूसरी पिक्चर लेंगे जिसमें स्पष्ट रूप से पता चलेगा। इसके बाद मंगल है, और इसके बाद बृहस्पति, और इसके बाद शनि। ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब ये ग्रह परिक्रमा जो करते हैं इनकी दूरी क्या है और सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर पाते हैं? तो सबसे पहले तो ये समझिए, बुध बुध यह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका आकार और द्रव्यमान करीब करीब चंद्रमा के बराबर है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में यह 88 दिन लगाता है, और अपनी धुरी पर यह 59 दिनों में एक बार परिक्रमा पूरी कर लेता है। तो यह ध्यान आपको रखना है कि 59 दिनों में एक बार पूरी परिक्रमा जो है कर लेता है। दूसरा ग्रह की यदि हम बात करें, जो दूसरा ग्रह है शुक्र, जो कि बुध के करीब है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। यह अपनी धुरी पर असामान्य रूप से अर्थात पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। शुक्र ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 4 से 5 गुना है। सूर्य की परिक्रमा में इसे 255 दिन और अपनी धुरी पर एक परिक्रमा पूरी करने में 243 दिन का समय लगता है। इसलिए अक्सर इसे भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। मंगल के बारे में भी हम जाने, मंगल इसका आकार पृथ्वी के आकार का करीब आधा है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे करीब 687 दिन और अपनी धुरी की एक परिक्रमा करने में इसे एक दिन लगता है। बृहस्पति यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 11 वर्ष और 11 माह का समय लगता है, जबकि अपनी धुरी पर यह 9 घंटे 56 मिनट में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसी प्रकार शनि का, शनि बृहस्पति के बाद शनि ग्रह स्थित है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में इसे 29 वर्ष 5 महीने का समय लगता है, और अपनी धुरी पर यह 10 घंटे 40 मिनट में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो ग्रहों की स्थिति आप यहां पर समझ सकते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, सूर्य जो कि केंद्र में है, सूर्य के बिल्कुल करीब मरकरी बुध है, और सूर्य के बाद बुध और बुध के बाद ये शुक्र है जो वीनस है, वीनस के बाद बिल्कुल अर्थ मतलब पृथ्वी, और बिल्कुल करीब यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं मून चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मार्स मंगल, उसके बाद जुपिटर, और उसके बाद फिर सैटर्न मतलब शनि। इस प्रकार से ये अपनी अपनी धुरी में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। तो सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे ज्योतिष सीखने में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और कुंडली विश्लेषण में हमें क्या क्या चीजें लगेंगी। सबसे प्रमुख है राशियां। तो राशियां 12 होती हैं, और ये जो यहां पर लिखी हुई है ये क्रम से होती है। जैसे 1 नंबर में मेष राशि मतलब एरीज, इंग्लिश में एरीज और हिंदी में मेष। दूसरे नंबर में आप देख रहे हैं टॉरस मतलब वृषभ राशि, ये 2 नंबर में ही रहेगा। 3 नंबर में जेमिनी, 4 नंबर में कैंसर, 5 नंबर में लियो, 6 नंबर में विर्गो, 7 नंबर में लिब्रा, 8 में स्कॉर्पियो,
9 नंबर में सजिटेरियस, 10 नंबर में कैप्रिकॉर्न, 11 नंबर में एक्वेरियस और 12 नंबर में पाइसेस, मीन राशि। ये 12 राशियां होती हैं और ये भी जिस प्रकार सौर मंडल में आपने ग्रहों की स्थिति को देखा, उसी प्रकार राशियों की भी स्थिति होती है। ये भी क्रम से इसी प्रकार से जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। अब यदि हम देखें तो हमें यह याद होना चाहिए कि 10 नंबर कुंडली में लिखा है, तो 10 नंबर क्या है? तो हमें यह पता होना चाहिए कि 10 नंबर मकर राशि है। इसी प्रकार 4 नंबर लिखा है तो हमें समझना चाहिए कि 4 नंबर कोई साधारण नंबर नहीं है, ये राशियों का नंबर है। तो 4 नंबर हमें याद होना चाहिए कि कर्क है। तो वहां पर नंबर लिखे रहेंगे 1 से लेकर के 12 तक। हमें इन नंबरों से ही जानना है कि ये नंबर किसका है। जैसे 7 नंबर लिखा है तो हमें पता होना चाहिए कि 7 नंबर तुला राशि का नंबर है। तो वहां पर तुला नहीं लिखा रहेगा, वहां पर 7 लिखा होगा। तो ये हमें याद करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़े तो राशियों के स्वामी, अब ये जो राशि है इनके स्वामी ग्रह हैं। जैसे मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, जो आप देख रहे हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेष राशि 1 नंबर है। अब मंगल 2 राशियों के स्वामी है, ये भी ध्यान रखना है। मंगल 1 नंबर के भी स्वामी है और साथ ही साथ मंगल 8 नंबर के भी स्वामी है। ये दोनों के स्वामी वृश्चिक राशि और मेष राशि के स्वामी मंगल है, आप यहां पर देख रहे हैं। तो ये हमें पता चलना चाहिए। सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके और राहु केतु की कोई राशियां नहीं होती हैं, क्योंकि वो छाया ग्रह है। अन्य जो भी ग्रह हैं उनकी 2-2 राशियां होती हैं। जैसे 2 नंबर वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। इसी प्रकार शुक्र जो है तुला राशि के भी स्वामी है, ये ध्यान रखना है। यहां पर आप देख रहे हैं शुक्र जो है 2 राशियों के स्वामी है, 2 नंबर और 7 नंबर के स्वामी। इसी प्रकार मिथुन राशि के स्वामी है ये बुध है, जो कि आप देख रहे हैं। बुध भी 2 राशियों के स्वामी है, बुध को भी 2 राशियां मिली हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि, ये दोनों के स्वामी बुध है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, इनके पास एक ही राशि है। और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, इनके पास भी एक ही राशि है। देखा जाए तो धनु, जो कि धनु राशि के स्वामी गुरु है, और मीन राशि के स्वामी भी गुरु है। तो ये दोनों राशि के स्वामी भी गुरु है। शनि 10 नंबर के स्वामी है और 11 नंबर के स्वामी, मतलब मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के स्वामी शनि। इस प्रकार से हमें याद करना है कि मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, ये फिक्स है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते, फिक्स है। मिथुन राशि के स्वामी बुध बिल्कुल फिक्स है। कर्क राशि 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा बिल्कुल फिक्स है। 5 नंबर के स्वामी सूर्य है, बिल्कुल फिक्स है। 6 नंबर के स्वामी बुध, 7 नंबर के शुक्र, 8 नंबर के मंगल, 9 के बृहस्पति, 10 के शनि और 11 के भी शनि और 12 के भी शनि। ये हमें ध्यान रखना है। ये जब हम ध्यान रखेंगे तभी जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि ग्रहों के पद क्या क्या है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, हमने स्पष्ट रूप से आपको बताया है सूर्य ग्रहों के राजा है और इनकी अपनी जो राशि है वो है सिंह राशि, जो अभी आगे आप देख रहे थे। सिंह राशि का जो नंबर है ये 5 नंबर है। इसी प्रकार चंद्रमा जो है ये रानी, मतलब ग्रहों की रानी। मंगल ग्रहों में सेनापति है और इनकी जो राशि है वो है मेष राशि, वृश्चिक राशि 1 नंबर और 8 नंबर। चंद्रमा का एक ही है, कर्क राशि 4 नंबर। बुध राजकुमार है ग्रहों में, इनको राजकुमार का पद प्राप्त है और इनकी जो राशि है वो मिथुन राशि, कन्या राशि, मतलब 3 नंबर और 6 नंबर। ये आपको याद रखना। गुरुदेव, अब गुरु को मंत्री पद प्राप्त है और इनकी जो राशि है धनु और मीन, मतलब 9 नंबर और 12 नंबर। ये हमें याद होना चाहिए। 9 नंबर 12 नंबर किसका नंबर है? तो गुरु का नंबर है। धनु राशि गुरु की है और मीन राशि गुरु की है। शुक्र ये भी मंत्री है, ये दैत्यों के मंत्री हैं और गुरुदेवों के मंत्री हैं।
इनकी जो राशि है वृषभ राशि, तुला राशि 2 नंबर 7 नंबर। शनि सेवक का पद प्राप्त है इन्हें, और इनकी राशि मकर राशि, कुंभ राशि 10 नंबर और 11 नंबर इनका जो है नंबर राशि का। राहु केतु इनकी कोई राशि भी नहीं होती है और इनको कोई पद भी प्राप्त नहीं, क्योंकि ये छाया ग्रह। तो ये भी आपको ज्योतिष सीखने से पहले ज्ञात होना चाहिए, तभी आप सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे। अन्यथा कई सारे वीडियो आपने देखा, आधे से ही ज्योतिष सिखाना प्रारंभ कर देते हैं और सारे वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सही तरीके से विश्लेषण नहीं हो पाता। आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि ग्रहों की उच्च राशि भी होती है, नीच राशि भी होती है, मूल त्रिकोण राशि भी होती है और स्वराशि भी होती है। इससे आप ये पता करेंगे कि ग्रह की एक्चुअल पोजीशन क्या है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, उच्च के मतलब बलवान होते हैं, 100% रिजल्ट देने वाले होते हैं। लेकिन यही सूर्य 7 नंबर की राशि में आ जाए तो ये 100% निगेटिव परिणाम देने का काम करेंगे, मतलब बुरे रहेंगे। सूर्य की मूल त्रिकोण जो राशि है वो सिंह राशि है, क्योंकि सूर्य के पास कोई दूसरी राशि भी नहीं है, और स्वराशि सिंह राशि में ये जो है स्वयं की राशि है सूर्य की, ये हमें याद होना चाहिए। अब स्वराशि में कोई ग्रह है तो 100% रिजल्ट देगा। मूल त्रिकोण की जो राशि है प्रिय राशि मानी जाती है, जो कि इनकी सिंह राशि, यहां पर भी 100% अच्छे परिणाम मिलेंगे। चंद्रमा, चंद्रमा 2 नंबर में उच्च के होते हैं, मतलब वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, वही 8 नंबर में वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। मतलब वृषभ राशि में उच्च के होंगे तो 100% अच्छे परिणाम देंगे, वही वृश्चिक राशि में होंगे तो 100% निगेटिव परिणाम देंगे। हालांकि यहां पर अभी समझने के लिए मैं बता रहा हूं, 100% निगेटिव यहां पर कुछ स्थिति में ही देंगे, वो आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए सिर्फ यही समझिए। वृषभ राशि चंद्रमा की मूल त्रिकोण की राशि, यहां पर भी बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, और कर्क राशि चंद्रमा की स्वयं की राशि, यहां पर भी 100% अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। सिर्फ निगेटिव परिणाम देते 8 नंबर में चंद्रमा, तो ये ध्यान रखना। मंगल, मकर राशि में ये उच्च के होते हैं, कर्क राशि में ये नीच के होते हैं। मतलब मंगल 10 नंबर में उच्च के होते हैं, और जहां पर ये उच्च के होते हैं वहां से 7वीं राशि नीच के होते हैं, मतलब कर्क राशि में ये नीच के होते हैं। अब यहां पर यह भी समझना है कि कोई ग्रह यदि जहां पर उच्च का होता है वहां से 7वां नीच का होता है, यह हर ग्रह में यही लागू होगा। मंगल 10 नंबर में उच्च के होंगे, मतलब राजा जैसे परिणाम देंगे, तो 4 नंबर में भिखारी जैसे परिणाम देंगे, ये भी ध्यान रखना है। मेष राशि स्वयं की राशि है, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, और मेष राशि वृश्चिक राशि ये स्वयं की राशि है। मेष राशि मूल त्रिकोण की राशि है, मेष राशि वृश्चिक राशि स्वयं की राशि है। तो ये ध्यान रखना है कि मंगल 4 नंबर में नेगेटिव परिणाम देंगे, और मेष वृश्चिक राशि में बहुत अच्छे परिणाम, मकर राशि में बहुत अच्छे परिणाम देंगे। इसी प्रकार बुध का है, बुध 6 नंबर कन्या राशि में उच्च के होते हैं, 100% परिणाम देंगे, लेकिन कन्या से 7वीं जो राशि आएगी वो मीन राशि आएगी। मीन राशि में 100% निगेटिव परिणाम देने का काम करेंगे। कन्या राशि मूल त्रिकोण की राशि है, जो कि 100% अच्छे परिणाम मिलेंगे। मिथुन राशि कन्या राशि स्वयं की राशि है, यहां पर कोई भी ग्रह रहेगा, अपनी राशि में कोई भी ग्रह रहेगा, स्वराशि में कोई भी ग्रह रहेगा, अच्छे ही परिणाम देगा, क्योंकि कोई भी ग्रह हो या हम हो अपने घर को बर्बाद नहीं करते। गुरु, गुरु 4 नंबर में उच्च के होते हैं, मतलब कर्क राशि में उच्च के बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन 10 नंबर में बहुत खराब माने जाते हैं, परेशानियां उत्पन्न करेंगे। धनु राशि मूल त्रिकोण की राशि है, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, और धनु मीन राशि है, स्वयं की भी राशि है, इस कारण से बहुत अच्छे परिणाम यहां पर मिलेंगे। शुक्र, जो कि 12 नंबर में उच्च के होते हैं, वही 6 नंबर में नीच के होते हैं। 12 नंबर मीन राशि में उच्च के 100% अच्छे परिणाम, एक्साइटेड यहां पर रहेंगे, लेकिन 6 नंबर में यदि आएंगे तो यहां पर नीच के परिणाम देंगे, बुरे परिणाम देंगे।
तुला राशि शुक्र की ही राशि है, ये मूल त्रिकोण राशि, यहां पर बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वही वृषभ राशि तुला राशि स्वराशि है, यहां पर बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसी प्रकार शनि की भी है, शनि 7 नंबर में बहुत अच्छे परिणाम देंगे तुला राशि में। और जहां पर तुला राशि वहां से 7वीं राशि मेष आती है, तो मेष राशि में ये निगेटिव परिणाम देंगे, मतलब यहां पर बुरे परिणाम देंगे, डेपिलेटेड नेगेटिव परिणाम, बहुत अच्छे परिणाम यहां पर आपको नहीं मिलेंगे। कुंभ राशि मूल त्रिकोण की राशि, मकर और कुंभ ये दोनों स्वराशियां हैं, यहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे। तो इस प्रकार से ये भी आपको याद होना चाहिए कि ग्रहों की उच्च राशि कौन सी है। उच्च राशि में कोई ग्रह बैठ गया है तो वो राजा बनाने वाला है, ये आपको याद होना चाहिए। और कोई ग्रह यदि नीच राशि में बैठा है तो भिखारी बनाने वाला है, ये भी याद रखना है। अभी सिर्फ समझने के लिए, आगे चल के हम इसको जो है और जो है विकसित करेंगे और वर्णन करेंगे सटीकता के लिए। मूल त्रिकोण की राशि प्रमुख और स्वराशि भी बहुत प्रमुख मानी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो ये आपको याद होना चाहिए, ग्रहों के मित्रता और शत्रुता। यहां पर बिल्कुल सरल हमने समझाया है, आसानी से आप समझ सकते, कोई याद करने की जरूरत नहीं। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने दो समूह बनाए, समूह ए और समूह बी। यहां पर आप देख रहे हैं ए समूह में जो हमने ग्रहों को लिखा है वो है सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु। ये चारों ग्रह जो है आपस में मित्रता का भाव रखते हैं, मतलब ये परम मित्र है। क्यों? क्योंकि ये देवतुल्य है। और ये यहां पर जो आप देख रहे हैं शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये भी एक दूसरे के आपस में परम मित्र हैं। ये आपस में मित्रता रखेंगे क्योंकि ये दैत्य ग्रह हैं। शुक्र शनि से मित्रता रखते हैं, शुक्र राहु से मित्रता रखते हैं, शुक्र केतु से मित्रता रखते हैं, शनि शुक्र राहु केतु से मित्रता रखते हैं, और राहु शनि शुक्र केतु से मित्रता रखते हैं, और केतु राहु शनि और शुक्र से मित्रता रखते हैं। तो ये दोनों ग्रह आपस में मित्र हैं। लेकिन बुध अकेला यहां पर क्यों है? क्योंकि बुध यहां पर थोड़ा चालाक भी है, और चालाकी के कारण बुध के सबसे ज्यादा मित्र हैं। बुध के दैत्य जितने भी ग्रह हैं ये सब मित्र हैं। बुध के मित्र शुक्र, बुध के मित्र शनि, और बुध के मित्र राहु, और बुध के मित्र केतु। बुध के मित्र जो है सूर्य भी हैं, और बुध के मित्र गुरु भी हैं। लेकिन चंद्रमा से शत्रुता है बुध की, क्योंकि चंद्रमा पिता है, और मंगल के साथ भी बिल्कुल नहीं पटरी खाती। इसलिए हमने यहां पर जो है एरो का निशान लगाया है कि बुध सिर्फ दो ग्रहों से शत्रुता रखते हैं, चंद्र अपने पिता से और सेनापति मंगल से। ये दोनों से शत्रुता है बुध की, और बुध के सारे ग्रह जो है मित्र हैं। इस प्रकार से आपको समझना है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल समझ सकते हो। जितने भी देव ग्रह हैं सूर्य चंद्र मंगल गुरु, ये मित्र हैं आपस में। सूर्य चंद्रमा के मित्र हैं, सूर्य मंगल के मित्र है, सूर्य गुरु के मित्र है। चंद्रमा सूर्य मंगल गुरु के मित्र है, और मंगल चंद्रमा सूर्य गुरु के मित्र है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और सूर्य बुध भी मित्र है क्योंकि राजयोग बनाते हैं, और गुरु बुध भी मित्र है। यहां पर एक अच्छी स्थिति है, तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे चल के जैसे आप सीखेंगे ना, तो बिल्कुल सरल तरीके से सिखाएंगे, जिससे ये याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा। बस बिल्कुल आप सीखते जाएं, इसकी बिल्कुल ना करें। अब यहां पर आप समझेंगे ग्रहों की अवस्था के बारे में। ये जितनी पीपीटी है स्क्रीनशॉट लेकर के आप रखिएगा, बहुत काम की चीज है। यहां पर आप देखेंगे ग्रहों की अवस्था। ग्रहों की जो अवस्था है हमने 5 भागों में बांट दिया। कौन सा ग्रह कितना परसेंट रिजल्ट कब देगा, उसकी अवस्था क्या होगी, और फल देने में उसकी क्षमता क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे कोई भी ग्रह 0 से 6 डिग्री, जैसे एक ग्रह 30 डिग्री का होता है। अब 30 डिग्री में वो 1 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक चलेगा। तो कभी वो 1 डिग्री में भी रहेगा, कभी 2 में भी रहेगा, कभी 10 में भी रहेगा, कभी 15 में भी रहेगा, और कभी 25 में भी रहेगा, कभी 30 में भी रहेगा।
अब एक ही डिग्री में कोई भी ग्रह तो रहेगा नहीं, क्योंकि ग्रह तो गतिमान है, राशियां भी गतिमान है। इनकी फिक्स डिग्री जो है वो 30 डिग्री है, मतलब हर ग्रह की 30 डिग्री है, उसको 30 डिग्री चलना है, तभी वो राशि का परिवर्तन कर पाएगा। यदि वो 30 डिग्री नहीं चल पाता तो वो उसी राशि में रहेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हर ग्रह 30 डिग्री का होता है, और 1 डिग्री से 30 डिग्री तक वो चलता है, तब जो है राशि का परिवर्तन होता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं 0 से 6 डिग्री में यदि कोई भी ग्रह है, उसकी जो अवस्था है वो बाल अवस्था है, ये ध्यान रखना। अब बाल अवस्था में कोई ग्रह है 0 से 6 डिग्री के मध्य में, तो वो आपको 25% ही रिजल्ट देगा, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी ग्रह 6 से 12 डिग्री के मध्य में है, तो उसकी अवस्था रहेगी कुमार अवस्था, और वो आपको रिजल्ट देगा 50%। इसी प्रकार 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य में कोई भी ग्रह है, कोई ग्रह 12 है, कोई 13 है, कोई 14 है, कोई 15 है, कोई 16 है, कोई 17 है, या कोई 18 है, 12 से 18 के बीच में कोई भी ग्रह है, हमको 100% वो ग्रह रिजल्ट देगा। अब वो ग्रह यदि अच्छा है तो 100% अच्छे परिणाम, और यदि वो ग्रह खराब है तो 100% खराब परिणाम देगा। इस प्रकार से आपको समझना है। इसके बाद वृद्धावस्था, जो कि 18 डिग्री से 24 डिग्री के मध्य होती है, ये अवस्था भी बड़ी प्रमुख है। यदि कोई ग्रह 18 डिग्री में है, 19 डिग्री में है, 20 डिग्री में है, 21 में है, 22 में है, 23 में है या 24 में है, तो वो हमें 50% रिजल्ट देगा ही देगा। यदि शुभ है तो शुभ 50%, अशुभ है तो अशुभ 50%। इसी प्रकार अंतिम जो अवस्था है वो है 5वीं अवस्था, मृत अवस्था। मृत अवस्था 24 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य में मानी जाती है। कोई भी ग्रह 24 डिग्री में है, 25 में है, 26 में है, 27 में, 28 में, 29 में या 30 में है, तो हमें 25% ही रिजल्ट मिलेंगे, उससे ज्यादा हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये अवस्था भी हमें याद होनी चाहिए, तभी हम किसी भी ग्रह का सटीक विश्लेषण कर पाएंगे। तो ये याद होना बहुत जरूरी है। इसकी जो पीपीटी है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके काम की बात। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहां पर समझिए राशि चक्र का महत्व। अब एक राशि 30 डिग्री की होती है, ग्रह भी 30 डिग्री का होता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं 0 डिग्री से प्रारंभ हो रही राशि 0 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य में मेष राशि होती है। इसी प्रकार 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के मध्य में वृषभ राशि होती है। इसी प्रकार 30 से 90 मिथुन, और फिर इसके बाद कर्क राशि 90 से 120, फिर इसके बाद 30 डिग्री और आगे बढ़ा दीजिए 30 डिग्री। इसी प्रकार से कुल टोटल 360 डिग्री की 12 राशियां होती है। ये हमें ज्ञात होना चाहिए। बस यहां पर हमें ये नहीं याद करना कि 7 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य में जब मिथुन राशि होगी तो ही हम मानेंगे, ये याद करने की जरूरत नहीं। ये ज्ञान होना चाहिए कि हर ग्रह हमें 30 डिग्री में देखना है, कि कोई भी ग्रह कोई भी राशि 30 डिग्री की होती है, बस इतना आपको याद होना चाहिए। ये चक्र है, जैसे ये सूर्य हो गया, और ये सूर्य की परिक्रमा ये राशि इस प्रकार से करती है, ऐसे आपको दिमाग में बैठा के रखना है। तो ये इतना आपको ज्ञान होना चाहिए, और इसमें कोई याद करने वाली जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अब ग्रहों की दृष्टियां यहां पर बिल्कुल स्पष्ट है। सूर्य और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि, जहां पर सूर्य चंद्रमा बैठेंगे वहां से 7वें भाव को देखेंगे, मतलब जहां ग्रह बैठेगा उसके बिल्कुल सामने देखेगा, और इनकी कोई भी दृष्टि नहीं है 7वीं दृष्टि के अलावा। मंगल 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, इनकी 3 दृष्टियां हैं। बुध और शुक्र की 7वीं दृष्टि है, गुरु की 5, 9 और 7, ये गुरु की भी है, और राहु केतु की भी सेम दृष्टियां हैं। शनि 3, 7, 10, शनि की 3, 7, 10 ये दृष्टियां हैं। अब इसको कैसे समझोगे?
सूर्य चंद्रमा जहां पर बैठे हैं वहां पर तो अपना प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन वहां से 7 घर आगे भी अपना प्रभाव डालेंगे। इसी प्रकार मंगल जहां पर बैठा है वहां का प्रभाव तो वो बनाएगा, देगा ही देगा, लेकिन वहां जहां पर बैठा है उसके 4 घर आगे भी प्रभाव रहेगा, 7 घर आगे भी प्रभाव रहेगा, और 8वें भाव पर भी, मतलब 8वें घर में भी मंगल का प्रभाव रहेगा। जहां मंगल बैठा है वहां से 8वें घर में भी मंगल का प्रभाव रहेगा। तो ये याद करना है। बुध और शुक्र सिर्फ जो है जहां पर बैठे वहां से सिर्फ सामने ही देखते हैं, इनकी आंख सिर्फ सामने ही है, सूर्य चंद्रमा और बुध शुक्र की। गुरु अमृत दृष्टि है, विशेष रूप से इनको दृष्टि मिली है, क्योंकि गुरु जो है देवताओं के गुरु है। तो गुरु जो है टेढ़े होकर भी देख लेते हैं, सामने से भी देख लेते हैं तो वहां पर भी प्रभाव है, तिरछा भी देख लेते हैं तो वहां पर भी सूर्य का प्रभाव रहेगा। मतलब सूर्य देखा जाए तो तीनों साइड देखेंगे, जहां बैठे तो तीनों साइड, एक तो गुरु का हो गया तीनों साइड, और राहु और केतु का हो गया। तो ये ध्यान रखना है, इतना याद यदि आप कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नक्षत्र, अब नक्षत्र इसका भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहां पर थोड़ा समझ लो 10 सेकेंड। केतु के 3 नक्षत्र, हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। जैसे केतु के 3 नक्षत्र, शुक्र के 3 नक्षत्र, सूर्य के 3 नक्षत्र। सूर्य के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। इसी प्रकार जो है हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। अब 3 नक्षत्र केतु के, 3 नक्षत्र बुध के, ये दोनों जो है नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, अश्विनी, मघा और मूल, ये जो 6 नक्षत्र हैं, ये 6 नक्षत्र जो है ये मूल के नक्षत्र माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में यदि कोई बच्चा पैदा होता है, आंख बंद करके आप कह दीजिए कि आपका बच्चा मूल में पैदा हुआ है। मतलब केतु और बुध के जो नक्षत्र हैं ये बड़े प्रभावी नक्षत्र हैं, और इन नक्षत्रों में कोई भी जातक यदि जन्म लेता है या तो बहुत प्रगति करता है या तो फिर वो बहुत ज्यादा संघर्ष करता है। तो ये बड़े महत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में काम ये भी आते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर नजर जरूर बनाना है कि मंगल के 3 कौन कौन से वो नक्षत्र हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि मंगल के मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, ये मंगल के नक्षत्र हैं। गुरु के पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद। तो ये याद कर लीजिएगा, ज्यादा विशेष कुंडली विश्लेषण में जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से प्रारंभ होती है कुंडली। इतना हमने पढ़ा, उसके बाद यहां से कुंडली का निर्माण प्रारंभ होता है। कई वीडियो में आपने देखा होगा कुंडली बना लेते हैं, भाव समझा देते हैं, आधी धूधी जानकारी दे करके जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। जब सामने की जानकारी आपको होगी ही नहीं तो आगे चल के आप सटीक भविष्य कैसे बता पाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि एक एक चीज बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करें, जिससे आपको फल कथन करने में सरलता भी रहेगी और सटीकता भी रहेगी। यहां पर आप देख रहे हैं ये जो 12 भाव है, हम यहां पर पहले आपको बना के बता देते हैं। कुंडली का निर्माण कैसे करते हैं, बिल्कुल साधारण है। पहले ऐसे चतुर्कोण का ये डिब्बा बना लिया इस प्रकार का, उसके बाद ऐसे क्रॉस कर दिया दोनों साइड से। यहाँ पे थोड़ा भी सही बोर्ड में पेन नहीं चल पा रही है, लेकिन समझ सकते हो। इसके बाद यहां से एक डंडी, एक डंडी यहां से, एक डंडी यहां से और एक डंडी यहां से, ये आपके 12 भाव बन गए। ये 12 भाव जो है 12 घर, इन्हें घर भी कहा जाता है, हाउस भी कहा जाता है। देखा जाए तो ये पूर्व हो गया, यहां से जो है कुंडली का प्रारंभ होगा, ये होगा पश्चिम, और ये हो गया आपका उत्तर।
और ये हो गया दक्षिण। इस प्रकार से आप समझिए। अब यहां पर पूर्व से जो राशि उदय होती है हम उसको पहला भाव मानते, पहला घर मानते, और इसे हम लग्न भी कहते हैं। ये आपका लग्न है। और यहां से जो है हम सीधा नहीं चलेंगे, हम यहां से इस प्रकार से गति करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, तो ये पहला भाव है, तो ये दूसरा रहेगा, ये तीसरा रहेगा, ये चौथा रहेगा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये दसवां, ये 11वां और ये 12वां। इस प्रकार से क्रम चलेगा। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये जहां से पूर्व है वहां से हमारी पहली राशि प्रारंभ होती है। अब यहां पर आप एक नंबर जो देख रहे हैं, एक नंबर भी हो सकता है, यहां पर 10 नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सौर मंडल में जिस प्रकार से राशि भ्रमण करती है, अब ये गतिमान है, ये तो चलती रहेंगी। बच्चा कब पैदा होता है, वो राशियां कहाँ रहेंगी, ये कोई ठिकाना नहीं। तो ये गति है। ये यहाँ पर एक नंबर है तो कल 2 नंबर भी यहाँ रहेगा, परसों यहाँ पर 30 नंबर भी रहेगा। तो इस प्रकार से ये गतिमान है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो आप चक्र देख रहे हैं, ये 12 घर फिक्स है, 12 हाउस बिल्कुल फिक्स है। यहां पर आप देख रहे हैं फर्स्ट, और यहाँ पे एच लिखा है, वो एच जो है हाउस है। समझने के लिए ये आपका पहला भाव, और यहां से ये दूसरा भाव, इसके बाद ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव, और ये छठवां भाव, ये सातवां, और ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, और ये 11वां, ये 12वां। ये भाव बिल्कुल फिक्स है, यहां पर लिखा नहीं रहेगा कि ये दूसरा भाव। ये हमें याद करना है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये दूसरा भाव। अभी तो चलो ठीक है, हमने यहां पे आपको बता दिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये भाव क्या है, क्योंकि ये नंबर नहीं लिखे रहेंगे। ये जो नंबर यहाँ पे लिखे हैं, एच को हटा देंगे तो ये 10 नंबर मकर राशि हो गई। ये राशियां यहाँ पर लिखी रहेंगी, भाव नहीं लिखे रहेंगे, यहाँ पर राशियां लिखी रहेंगी। ये हमने हटा दिया, ये घर हटा दिया, ये हमें अब ज्ञान हो गया कि कौन सा भाव है। अब ये जो नंबर दिख रहे हैं साधारण नंबर नहीं, अब ये राशियां हो गई, तो ये राशियां ही लिखी रहेंगी, भाव नहीं लिखे रहते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना। ये एक नंबर लिखा है मतलब मेष राशि, ये 2 नंबर लिखा है मतलब वृषभ राशि है, 3 नंबर लिखा है मतलब मिथुन राशि, 4 नंबर लिखा है मतलब कर्क राशि, 5 नंबर मतलब सिंह राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला, 8 नंबर मतलब वृश्चिक, 9 नंबर धनु राशि, 11 नंबर मकर, 12 नंबर कुंभ, 11 नंबर कुंभ, 10 नंबर मकर, 12 नंबर मीन। इस प्रकार से ये राशियां आपको ज्ञात होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहां पर सिर्फ समझने वाली बात यह है कि ये जो नंबर अभी दिख रहे हैं, ये हमने समझाने के लिए आपको बताया है कि ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है। ये सिर्फ आपको अंदर ज्ञान होना चाहिए, लिखा नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हमें अब ये पता हो गया है कि भाव कौन सा है। ये यहां पर अब देखिए, अब यहां पर हमने भाव को हटा दिया, अब राशियां लिख दिया। जैसे एक नंबर लिखा ये मेष राशि, 2 नंबर लिखा ना ये वृषभ राशि है, 3 नंबर जो लिखा ना मिथुन राशि, ये 4 नंबर जो लिखा है कर्क राशि है। अब यहाँ पर भाव नहीं लिखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कौन सा भाव है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ ये 10वां भाव है। यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, तो ऐसा नहीं कि 10 नंबर लिखा है तो 10वां भाव है। यहाँ पर 2 नंबर भी लिखा हो सकता है, फिर भी हमको यही बोलना है कि ये 10वां घर है। यहाँ पर जो 11 लिखा है, यहाँ पर 2 नंबर भी लिख सकता है, 3 नंबर भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए 11वां भाव। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। अब ये राशियां क्रम से लिखी हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां जो है क्रम से लिखी हुई हैं, और यही कुंडली है आपकी। अब इन राशियों में हम ग्रह बैठा देंगे, वो हमारी कुंडली बन जाएगी। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो भाव है, ये जो भाव है, इन भावों से हमें क्या क्या देखा जाना है। जैसे ये पहला भाव है, पहला घर है,
तो इससे हमको क्या देखना है, ये दूसरा घर है तो इससे हमको क्या देखना है, ये तीसरा घर है तो हमें क्या देखना है, ये किस चीज का भाव है, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए हमने ये एक चार्ट बनाया है, इसमें सब चीजें लिखी हुई है। आप देख रहे हैं, पहला भाव जिसको हम लगन कहते हैं, और यहां पर जो राशि पड़ी होगी उसको हम लग्नेश भी कहते हैं। जैसे 1 नंबर की राशि यहां पर लिखी है तो उसे हम मेष राशि और उसके स्वामी को लग्नेश कहेंगे। मेष राशि के स्वामी मंगल है तो हम मंगल को लग्नेश कहेंगे। इस घर से प्रथम भाव से हम क्या क्या देखेंगे, तनु, तनु मतलब होता है शरीर, शरीर के बारे में देखेंगे, शरीर कैसा होगा जातक का, रूप कैसा होगा, रंग कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, गुण कैसा होगा, अवगुण कैसे होंगे, कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा, नेचर कैसा रहेगा, हम पहले भाव से देखेंगे। ये फिक्स है, ये नहीं चेंज होगा। हम ये जितनी चीजें यहां पर अभी देख रहे हैं जीवन भर इसी भाव से, पहले भाव से ही देखेंगे। तो ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि जातक का शरीर कैसा होगा तो हमको पहला भाव देखना है, और पहले भाव में हमें देखना है कि उसका शरीर कैसा है, मोटा है, पतला है, उसका नेचर कैसा है, उसका गुण कैसा है, ये हम पहले भाव से देखेंगे। दूसरा भाव, ये जो भाव है बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि ये धन भाव, धन भाव है कुटुंब, परिवार, वाणी, चल अचल संपत्ति, दाहिनी आंख, यहां से हम देखते हैं। यदि किसी की कुंडली में हमें देखना है कि उसका परिवार कैसा है तो हम दूसरे भाव को देखेंगे, धन कैसा है तो हम दूसरे भाव को देखेंगे। इसी प्रकार तीसरे भाव में पराक्रम भाव इसको कहते हैं, इसको धन भाव कहते हैं, द्वितीय भाव भी कहते हैं, और इसको तृतीय भाव भी कहते हैं, पराक्रम भाव भी कहते हैं। यहां पर हम छोटे भाई बहनों को देखते हैं, छोटी यात्राओं को देखते हैं, कम्युनिकेशन और कला को देखते हैं। ये चौथा भाव है। यहां से हम माता के सुख के बारे में भी देखते हैं, इसको चतुर्थ भाव कहते हैं। ये भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान का सुख, पैतृक संपत्ति, वैभव, सुख सुविधाएं, ये सब यहां से देखते हैं। पंचम भाव से हम देखते हैं, इसको संतान भाव भी कहते हैं। प्रेम, विवाह, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, पेट के रोग और शिक्षा पंचम भाव से देखते हैं। छठे भाव से देखते हैं, रिपु भाव से कहते हैं, रोग, कर्ज, शत्रु, कलह, नौकरी, कंपटीशन, यहां से देखते हैं। सातवां भाव, ये भाव जो है महत्वपूर्ण भाव है, विवाह का भाव है, व्यापार का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, दैनिक आय यहां से देखते हैं, दाम्पत्य जीवन देखते हैं। अष्टम भाव, ये आयु का भी है, मृत्यु का भी है, आध्यात्मिक भी है, गूढ़ ज्ञान का भी है, अचानक परेशानियों का भी है, इसे हम अष्टम भाव कहते हैं, आठवां भाव कहते हैं। नवम भाव, नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म, कर्म, किस्मत और पिता के बारे में देखते हैं। दसम भाव से कर्म, पिता, राजनीति, कैरियर, आजीविका, यश, मान सम्मान, यहां से देखते हैं। एकादश भाव से हम देखते हैं आय के बारे में, लाभ के बारे में, इच्छा पूर्ति के बारे में, मित्र के बारे में और संगत के बारे में। 12वें भाव से हम व्यय के बारे में देखते हैं, विदेश यात्राओं के बारे में देखते हैं, जितना भी व्यय होता है, सुख सैया के बारे में देखते हैं, हानि, नुकसान, खर्चे, ये सब 12वें भाव से हम देखते हैं। तो ये भी फिक्स है, बिल्कुल ये भी हमें याद होना चाहिए। कोई कहता है कि नौकरी लगेगी नहीं लगेगी तो हमको क्या देखना है, नौकरी के लिए छठा भाव देखना। कोई कहता है हमें व्यापार करना है, व्यापार के लिए हम क्या देखेंगे, सातवां भाव देखेंगे, यहाँ पर ग्रह कैसे बैठे, राशि कौन सी है, इस प्रकार से हम देखेंगे। तो ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब यहां से कुंडली का विश्लेषण प्रारंभ होगा। यहां पर एक चीज और देखिए, जैसे हमने यहां पर ये मारक लिखा है, ये जो लिखा है यहां पर मारक, ये क्यों लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जहां जहां मारक लिखा हुआ है, ये भाव भी मारक है और ये 12वां भाव भी मारक है। ये जो भाव है ये मारक क्यों लिखे, क्या कारण, यहां पर समझिए आप। ये यहां पर भी हमने लिखा है, ये जो मारक वाले भाव आप देख रहे हैं, द्वितीय भाव मारक, सप्तम भाव मारक, छठा भाव मारक, अष्टम भाव मारक और द्वादश भाव भी मारक। ये मारक जो है ये क्या है, यहां पर ये समझना है
मारक मतलब होता है वहां का जो मालिक है वो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा जब भी उसका समय आएगा। जैसे यहाँ पर हमने मेष लगन की पत्रिका बनाई है, यहाँ के स्वामी मंगल हैं। अब देखा जाए तो मंगल तो लगन के मालिक है, मतलब अच्छे हैं, लेकिन द्वितीय भाव के जो मालिक हैं वो है शुक्र। और शुक्र जो है सातवें भाव के भी मालिक हैं, क्योंकि 2 नंबर और 7 नंबर दोनों के ही मालिक शुक्रदेव हैं, जो कि मारक हैं। जब भी शुक्र की महादशा अंतरदशा आएगी ये मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे ही देंगे। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है विश्लेषण के लिए। तो यदि दूसरे भाव का कोई मालिक है या छठे भाव का कोई ग्रह मालिक है या सातवें भाव का कोई ग्रह मालिक है या आठवें भाव का कोई ग्रह मालिक है या 12वें भाव का कोई ग्रह मालिक है, तो यहाँ के जो मालिक होते हैं वो मारक होते हैं, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और लगती है। कौन सी कंडीशन? यहाँ पर यह है कि ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पर जो भी राशि है उसका जो स्वामी है वो मारक है, मतलब उसके समय में वो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, परेशानियां देगा, नुकसान देगा। लेकिन कई बार हमें ये भी देखने को मिलेगा कि एक राशि तो धन भाव में पड़ी लेकिन दूसरी राशि पंचम भाव में है या नवम भाव में है, तो क्या ये मारक होगा? तो ये मारक नहीं माना जाएगा। इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि धन भाव मारक तभी होगा जब लग्नेश का शत्रु होगा। लग्नेश का शत्रु होगा तभी ये मारक माना जाएगा। अभी यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, इसको अभी छोड़ते हैं, आगे समझाते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसको अभी छोड़ते हैं। हमें इतना तो मालूम हो गया कि छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव ये खराब भाव माने जाते हैं। ये इतना आपको याद रखना कि ये जो भाव है, मतलब छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव ये खराब भाव। अब इन भावों के साथ साथ 7वां भाव भी खराब है और द्वितीय भाव भी खराब है। लेकिन ये कब खराब है, इसकी कंडीशन क्या है वो हम बताने वाले हैं, तो ये समझिए आप। लेकिन ये हर प्रकार से खराब है, छठा, आठवां, 12वां ये हर प्रकार से खराब है, इसमें कोई कंडीशन लागू नहीं होती। द्वितीय भाव जो धन भाव है और सप्तम भाव इसमें कंडीशन लागू होती है। अब देखिए यहां पर हमने राशियां लिख दिया है, यहां पर राशियों के साथ साथ नंबर भी हमने लिख दिया है, यहां पर हमने ग्रह भी लिख दिया, मतलब राशि का स्वामी भी लिख दिया, जिससे विश्लेषण करने में आपको सरलता हो। यहां पर आप देख रहे हैं वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन ये जो वीडियो है, पहला जो ये वीडियो है, इस वीडियो में 70% आप जो है कुंडली का विश्लेषण करना सीख जाएंगे, ये आप मानिएगा। क्योंकि विश्लेषण करने की जो पद्धति है वो इस वीडियो में हम आपको सिखा देंगे, जिससे बहुत सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। और 4 से 5 वीडियो यदि आपने देख लिया, वीडियो लंबे जरूर रहेंगे, लेकिन 4 से 5 वीडियो यदि आपने देख लिया तो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता कुंडली विश्लेषण करने में। अब इस वीडियो को आप 10 बार देखो, जिससे आपके दिमाग में, माइंड में ये सब चीजें बैठ जाए। 10 बार देखो, 20 बार देखो, बार बार देखो। और प्लेलिस्ट में हम जो है ज्योतिष कैसे सीखे एक प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां जाकर के क्रम से आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे अगले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी जो है वो ऐड कर देंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं पहला पार्ट 1, पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी ले सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के भी वहां से आप जो है क्रमशः देख सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं मेष राशि 1 नंबर की ये राशि है और इसके स्वामी जो है मंगल है, ये फिक्स है। मेष राशि के स्वामी मंगल ही होते हैं और वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल होते हैं।
मतलब 1 नंबर और 8 नंबर के स्वामी मंगल है। अब इस कुंडली में ये मेष लगन की कुंडली हमने बनाई, 1 नंबर की कुंडली हमने बनाई है। अब मंगल जो है 1 नंबर के भी स्वामी है और 8 नंबर के स्वामी है। मंगल लगन के भी हैं और अष्टम भाव के भी मालिक है, मतलब मारक भाव भी है और अच्छे भाव के भी स्वामी है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसी प्रकार वृषभ राशि 2 नंबर और स्वामी जो है शुक्र है। इसी प्रकार शुक्र जो है 7 नंबर के भी स्वामी है, मतलब तुला राशि के भी स्वामी है। ये यहां से आप देखते जाइए। अब यहाँ पे हम समझते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो 4 भाव देख रहे हैं आप, 4 भाव जो देख रहे हैं, मतलब 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, ये केंद्र के भाव माने जाते हैं। ये अच्छे भाव में से होते हैं, मतलब केंद्र के भाव अच्छे भाव माने जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भाव है, सबसे प्रमुख जो भाव है, वो भाव है आपका पहला भाव, मतलब लगन। इस कुंडली का मेन जो मुख्य भाव है, प्रधानमंत्री जो है, वो पहला भाव है, जहां से शुरुआत होती, जहां से जड़ है, जहां से प्रारंभ होता है, वो पहला भाव। ये सबसे बलशाली भाव है, क्योंकि ये राजगद्दी है, जहां पर ग्रह का स्वामी विराजमान होता है और डिसाइड करता है कि किस ग्रह को क्या डिपार्टमेंट देना है। ये यहां से विभाग तय करता है। तो पहला जो भाव है, इन 4 भावों में से पहला भाव सबसे प्रमुख माना जाता है। ये 4 भाव केंद्र के भाव हैं, लेकिन पहला भाव इन सब 12 भाव में से सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि प्रारंभ ही यहीं से होता है, शरीर का निर्माण ही यहीं से होता है, आत्मा यहीं से ही जो है प्राप्त होती है किसी जीव को। तो इसलिए ये पहला भाव प्रमुख भाव माना जाता है। इसके बाद फिर जो है पंचम भाव और नवम भाव, ये दोनों बराबर के भाव हैं, प्रमुख भाव है। इसमें ये कह सकते हो कि इसके बाद ये भाव 100% जो है माना जाता है प्रमुख। ये जो भाव है, ये मंत्री भाव है, इसको आप कह सकते हो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। और पंचम भाव को कह सकते हो आप जो है वित्त मंत्री कह सकते हो। ये पंचम भाव आपका वित्त मंत्री हो गया और ये गृह मंत्री हो गया। तो हम एक समझने के लिए हमने ये आपको बता दिया कि कुंडली में ये जो त्रिकोण बन गया है आपका, ये सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिकोण इसको कहते हैं, ये त्रिकोण बन गया, त्रिकोण ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो 3 भाव हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे तो कई बार ये भी आप कई पुस्तकों में पढ़ोगे कि पंचम भाव और नवम भाव त्रिकोण के भाव माने जाते हैं, लगन को छोड़ करके। क्योंकि लगन जो है इन दोनों भाव से प्रमुख है, ये केंद्र का भी भाव है और त्रिकोण का भी भाव है, इसीलिए ये राजा का भाव है, सबसे महत्वपूर्ण। यहाँ पर जो ग्रह बैठ जाएगा, जो ग्रह यहाँ का मालिक होगा, जो भी राशि यहाँ पर होगी, वो राज करेगी। ये आपको समझना है। तो सबसे पहला भाव, उसके बाद पंचम भाव और नवम भाव, ये दोनों भाव आ जाते हैं प्रमुखता में। और उसके बाद फिर जो है आएगा केंद्र का भाव। अब ये फिर केंद्र के भाव आएंगे, मतलब चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव और पहला भाव। पहले भाव को तो हमने दोनों में रख लिया। तो ये 4 जो है, ये चतुर्भुज जो बन रहा है, ये केंद्र के भाव, ये अंदर के भाव। तो इन तीनों भाव के बाद ये महत्वपूर्ण है, ये अच्छे भाव। अब फिर इनसे थोड़ा कम अक्षों में कम अच्छे की यदि हम बात करें, तो फिर आपका धन भाव भी आ जाएगा, द्वितीय भाव और एकादश भाव भी आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये पराक्रम भाव भी आ जाएगा, मतलब तीसरा भाव भी आ जाएगा। मतलब केंद्र त्रिकोण के बाद फिर ये 3 भाव आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये 3 भाव खराब भाव आ जाएंगे, छठा, 8वां और ये 12वां। तो ये आपको ध्यान रखना है कि छठा, 8वां, 12वां ये सबसे खराब भाव है, सबसे ज्यादा खराब। उसके बाद फिर जो है तीसरा भाव, क्योंकि ये मेहनत का, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, ये संघर्ष का भाव, इसलिए हमने इसको खराब कर दिया, खूब मेहनत करवाता है। और उसके बाद
यदि हम उससे कम खराब जो है एकादश भाव, क्योंकि ये लाभ का है, बिना मेहनत किए तो लाभ होना ही नहीं है। मेहनत करके ये देगा, लेकिन ये भी मेहनत करोगे तभी तो लाभ मिलेगा। ये लाभ का भाव, आय का। आय कैसे बनेगी? मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आपने फल, मेहनत तो यहां पर किया, लेकिन वो मेहनत आपने कैसे किया? अच्छी किया या दिखाने के लिए किया, तो ये फिर फल देता है। तो इसके बाद फिर ये, और इससे अच्छा फिर ये भाव माना जाता है, क्योंकि ये कुटुंब और धन का भाव है ना। तो फिर ये अच्छा भाव माना जाता है। तो सबसे पहले अच्छा भाव, पहला भाव, उसके बाद फिर पंचम और नवम भाव, उसके बाद फिर पहला, चौथा, सातवां, दसवां भाव, उसके बाद फिर धन भाव, उसके बाद फिर लाभ भाव, उसके बाद फिर तीसरा भाव, और उसके बाद फिर सबसे खराब भाव जो है वो क्या है? सबसे खराब भाव की यदि हम बात करें तो अष्टम भाव है, छठा भाव है और 12वां भाव। तो इस प्रकार से ये क्रम बनता है। इसको बार बार देखिएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम विश्लेषण करना आपको सिखाएंगे, विश्लेषण करना सिखाएंगे कुंडली का। यहां से आपकी शुरुआत होगी कुंडली का विश्लेषण। हालांकि कई लोगों को आता होगा हल्का फुल्का, लेकिन यहां पर कुछ अलग आप पाओगे। यहां पर आप देख रहे हैं 1 नंबर की कुंडली है, मतलब मेष राशि की कुंडली यहां पर बनती है। इस कुंडली के प्रधानमंत्री कौन है? मंगल है, क्योंकि 1 नंबर किसका है? मंगल का। भाव आपको याद करना है, और ये जो नंबर पड़े हैं साधारण नंबर नहीं है, ये राशियां हैं। ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं ये राशियां हैं, ये ध्यान रखना है। ये साधारण नंबर नहीं है, ये राशियां। ये 10 नंबर यहाँ पे लिखा है, तो ये 10 नंबर नहीं है, ये मकर राशि है। यहाँ पर देखो 10 नंबर मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी कौन है? शनि है। तो ये भाव के स्वामी शनि है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हो ये 5 नंबर साधारण नंबर नहीं, ये सिंह राशि है। ये यहाँ पर देखिए सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी कौन है? स्वामी है सूर्यदेव। इस भाव के मालिक सूर्यदेव स्वामी है। ये 9 नंबर जो देख रहे हो, यहाँ के जो स्वामी है गुरु है। 9 नंबर धनु राशि है। इस प्रकार से आपको याद करना है। तो इस कुंडली के प्रधानमंत्री है मंगल देव, क्योंकि 1 नंबर जो है मुख्य भाव में राजगद्दी में विराजमान है, और 1 नंबर के स्वामी मंगल है। अब मंगल के पास 2 राशियां हैं, हमने पढ़ी कि 1 नंबर और 8 नंबर। ये दोनों नंबर जो दिख रहे हैं आपको, 8 नंबर और 1 नंबर, ये दोनों के स्वामी मंगल है। मंगल एक तो प्रधानमंत्री, मुख्य घर के जो है मालिक हैं, राजघराना के भी मालिक है, और साथ ही साथ मंगल जो है सबसे खराब भाव की भी मालिक है। मंगल ने कहा है कि चलो ठीक है, मैं एक खराब भाव भी ले ले रहा हूं, और एक तो मेरे पास सबसे प्रमुख भाव तो है। अब एक मारक भाव भी है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि मंगल इस कुंडली का प्रधानमंत्री है, तो खराब क्यों होगा भाई? इसलिए मंगल योग कारक में आएगा। मंगल यहां पर 100% अच्छे परिणाम देगा, और अष्टम भाव जो मारक है, जो बुरा भाव है, इस बुरे भाव के जो फल है वो अच्छे में परिवर्तन कर देगा। क्योंकि राजा कभी बुरा नहीं कर सकता, देश की भलाई ही कर सकता है। इसलिए यहां पर हम लिखते हैं योग कारक ग्रह, और यहां पे हम मारक लिखेंगे। मारक योग कारक में हम लिखेंगे मंगल को। ये मंगल हमारा योग कारक ग्रह में आया। योग कारक ग्रह सदैव शुभ परिणाम देंगे, मारक ग्रह सदैव मृत्यु तुल्य कष्ट देने का काम करेंगे। ये आपको याद रखना है। तो मंगल प्रधानमंत्री होने के कारण हमने योग कारक में लिखा। जब भी मंगल आएगा, जो शासन करेगा, जो राज करेगा, वो देश हित के लिए करेगा, और ये अच्छे फल देगा। इस प्रकार से आपको समझना है। दूसरे भाव का हम फलादेश करेंगे। दूसरे भाव में आप देख रहे हैं 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर वृषभ राशि है। यहां पर देखिए 2 नंबर वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र। मंगल ने शुक्र के साथ शत्रुता अपनाते हुए, अभी पिछले हम पढ़ के आए कि मंगल और शुक्र आपस में शत्रु हैं, क्योंकि शुक्र दैत्य हैं,
और मंगल देव है, तो देव और दैत्य की कैसे बनेगी? इसलिए मंगल ने शुक्र से शत्रुता अपनाते हुए मारक भाव का मालिक दिया। द्वितीय भाव मारक भी है और सातवां भाव भी मारक है। मतलब शुक्र की मंगल से शत्रुता है, इसलिए बुरे डिपार्टमेंट दे दिया। या धन का डिपार्टमेंट दे दिया कि धन खर्चे बहुत होंगे। वाणी का डिपार्टमेंट दे दिया कि कटु वाणी का प्रयोग होगा, कुटुंब परिवार में बर्बादी रहेगी, विवाद रहेगा, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न करना है जब भी तुम्हारा समय आएगा, व्यापार को तहस नहस करना है। ये दोनों ही भाव मारक भाव हैं और मंगल के शत्रु हैं शुक्र, इसीलिए दोनों ही भाव मारक के दे दिया। इसलिए जब भी शुक्र की महादशा अंतरदशा आएगी, शुक्र जो है बुरे परिणाम देंगे। तो मारक ग्रह में हम शुक्र को भी लिखेंगे, शुक्र ग्रह बुरा परिणाम देंगे, ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर इसीलिए क्योंकि दोनों ही भाव अच्छे नहीं, मारक मतलब मृत्युतुल्य कष्ट देने वाला भाव, मृत्युतुल्य कष्ट देने वाला ग्रह, इसलिए यहां पर शुक्र ने जो है बुरे ही परिणाम देना है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा भाव, तीसरे भाव में देख रहे 3 नंबर लिखा है और 3 नंबर किसका है? यहां पर देखिए 3 नंबर है बुध का, मिथुन राशि। और बुध के पास भी 2 राशियां हैं, 2 डिपार्टमेंट मिले हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। अब यहां पर देख रहे हो तो 3 नंबर यहां लिखा है, 6 नंबर यहां लिखा है, मतलब ये पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है, संघर्ष का भाव है और ये मारक भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव है, जो हम पिछले पढ़ते हुए आए। अब ये दोनों भाव अच्छे नहीं है, ना ही केंद्र का भाव मिला और ना ही त्रिकोण का भाव मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मंगल और बुध की आपस में घोर कट्टरता है, शत्रुता है। इसीलिए मंगल ने शत्रुता अपनाते हुए बुध को कहा, जाओ तुम संघर्ष वाला भाव और रोग ऋण शत्रु वाला भाव लो, वहां का डिपार्टमेंट आपको मिला है। तो शत्रु है मंगल के, इसलिए मंगल ने शत्रुता अपनाते हुए 3 नंबर और 6 नंबर के स्वामी जो बुध है उनको मारक भाव दे दिया और एक पराक्रम भाव दे दिया, मतलब दोनों ही अच्छे नहीं है। इसलिए जब भी बुध महादशा अंतरदशा में अपने समय में आएगा तो बुरा परिणाम देगा। तो हम यहाँ पे बुध को भी लिखेंगे मारक। इस प्रकार से आपको समझना है। आगे बढ़ेंगे। चौथा भाव, चौथे भाव में 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर मतलब कर्क राशि। यहां पर देखिए कर्क राशि 4 नंबर, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा को मिला है केंद्र का भाव, मतलब अच्छा भाव मिला है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि मंगल ने चंद्रमा से मित्रता अपनाते हुए केंद्र का भाव दे दिया, सुख का ऐश्वर्य का भाव दे दिया, भूमि भवन प्रॉपर्टी परिवहन और कंस्ट्रक्शन वाले काम का मालिक बना दिया कि जाओ खूब पैसा कमाओ। क्यों? क्योंकि मंगल का चंद्रमा परम मित्र है। इसलिए जो है चंद्रमा की महादशा अंतरदशा जब भी आएगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन ऐश्वर्य सब कुछ अच्छा परिणाम देगी चंद्रमा की महादशा। इसलिए चंद्रमा योग कारक हुई, क्योंकि लग्नेश के मतलब प्रधानमंत्री की ये मित्र है, इसलिए मित्रता अपनाते हुए केंद्र का भाव मिला। आगे बढ़ेंगे। पंचम भाव, यहां पर आप देख रहे हैं 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर किसका है? 5 नंबर है सूर्य देव का, क्योंकि यहां पर सिंह राशि है। यहां पर आप देखिए 5 नंबर सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य। सूर्य को मंत्री पद क्यों दिया? क्योंकि मंगल के परम मित्र हैं। सूर्य और मंगल ये देव ग्रह हैं और मित्रता अपनाते हुए इनको बना दिया है वित्त मंत्री, क्योंकि त्रिकोण भाव जो है ये मंत्री का पद है। और इसीलिए सूर्य देव पंचम भाव में अपना कार्य दिखाएंगे। ये है फाइनेंस का भाव, ये है संतान का, शिक्षा का, ज्ञान का। और यहां पर जो है सूर्य के अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि सूर्य यहां पर योग कारक हुए, मित्र हुए, इसलिए हमने सूर्य को योग कारक ग्रहों में लिख दिया। आगे बढ़ेंगे। हमने छठे भाव का भी देख लिया, सातवें भाव का भी देख लिया, आठवें भाव का भी देख लिया, अब नवम भाव में आ गए अपन। ये कौन सा भाव है? ये भी मंत्री का भाव है, गृह मंत्री।
यहाँ के मालिक कौन है? 9 नंबर मतलब धनु राशि। देखिए धनु राशि, और यहाँ के स्वामी हो गए गुरु। गुरु जो है 9 नंबर के भी मालिक है और 12 नंबर के भी मालिक है, मतलब मीन राशि। यहाँ पर भी देखिए 2 राशियां हैं गुरु के पास। अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये भाग्य का भाव है, ये कर्म मतलब किस्मत का भाव है, ये पिता का भी भाव माना जाता है, ये अच्छा भाव माना जाता है, किस्मत लिखता है ये भाव। साथ ही साथ मारक भाव भी है गुरु के पास। अब मंगल और गुरु की परम मित्रता है, क्योंकि ये देवताओं के गुरु है ना, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भाव जो माना जाता है लगन के बाद नवम भाव। इसलिए देव गुरु को अपना गुरु मानते हुए सबसे भाग्य लिखने का काम दे दिया कि आप जो है भाग्य लिखो, किस्मत लिखो, उनका जीवन संवारो। तो यहाँ पर गुरु को नवम भाव भी दिया है मित्रता अपनाते हुए, और मोक्ष का भी दे दिया। 12वां भाव मोक्ष का भी होता है, व्यय का भी होता है, नुकसान का भी होता है, खर्चों का भी होता है। अब गुरु खर्चे कम करवाएगा, अच्छे खर्चे करवाएगा, धर्म कर्म में भी खर्चे करवाएगा, और किस्मत को भी जगाएगा, किस्मत बनाने का काम करेगा, क्योंकि मंगल का परम मित्र है गुरु। इसलिए हम योग कारक में लिखेंगे गुरु को। इस प्रकार से विश्लेषण करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये 10वां भाव है, 10 नंबर की जो राशि मकर राशि है, ये 11वां भाव है जो कि कुंभ राशि है। मकर राशि कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि है। ये देख रहे हो, 10 नंबर के स्वामी शनि, 11 नंबर के स्वामी शनि। अब शनि और मंगल दोनों तो वैसे देखा जाए तो सम रखते हैं, क्योंकि मंगल जो है शनि से शत्रुता रखता है, लेकिन शनि मंगल से शत्रुता नहीं रखता। यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा। शनि जो है मंगल से शत्रुता नहीं रखता, लेकिन मंगल शनि से शत्रुता रखता है। लेकिन मंगल जो है शनि से डरता भी है। कहानी आपने सुनी होगी, इनकी कथा जो है, शनि ने मंगल को किस प्रकार से दंड दिया था। लेकिन शनि को कर्म का भाव दे दिया 10वां भाव, और एकादश भाव दे दिया। ये भी कोई खास उतना अच्छा नहीं माना जाता। और 10वां भाव भी केंद्र का भाव तो है, लेकिन कर्म कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और कर्म के मालिक शनि है। इसलिए शनि को दे दिया कि जाओ आप कर्म के मालिक है, कर्म का भाव भी संभालो। और ये बुरा भाव जो एकादश भाव है, लाभ का भाव है, पराक्रम का, मेहनत करना पड़ेगा, लाभ तभी होगा। तो एकादश भाव को कोई खास उतना अच्छा भाव नहीं माना जाता। तो ये दोनों भाव जो है शनि को मिले, तो हम शनि को या तो सम कैटेगरी में भी लिख सकते हैं, योग कारक में भी लिख सकते हैं। तो शनि को हमने योग कारक में लिख दिया। तो ये जो ग्रह हैं, इनकी जब भी महादशा आएगी, मंगल की, चंद्रमा की, सूर्य की, गुरु की, शनि की, 1 2 3 4 5 5 ग्रह योग कारक हुए, और शुक्र बुध ये मारक हुए। मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा जब भी आएगी, बुरे रिजल्ट जरूर मिलेंगे, समय खराब रहेगा। इस प्रकार से आपको समझना है। अब ये हमने कुंडली का विश्लेषण कर लिया, और आप अपनी कुंडली में इस प्रकार से ये निकाल सकते हैं। इनकी जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा जब भी आएगी, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, और मारक ग्रहों की आएगी तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे, सतर्क रहना पड़ेगा। तो यहां से हमने आज सीखा मारक योग कारक ग्रहों के बारे में। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं कि मेष लगन की कुंडली में हमने निकाला, वृषभ लगन की कुंडली में भी संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। और आज हम चैप्टर को यहीं पर क्लोज करने वाले हैं। यहां पर थोड़ा सा इसलिए मैं समझा रहा हूं कि आप मिथुन लगन की कुंडली में निकाल करके रखें, कर्क लगन की कुंडली भी निकाल के रखें। नेक्स्ट दिन हम जो है मिथुन और कर्क लगन की कुंडली के बारे में भी जो है विश्लेषण करेंगे। ठीक है। तो वृषभ लगन की कुंडली ये आप देख रहे हैं, यहां पर 2 नंबर लिखा है, और 2 नंबर शुक्र का नंबर है, वृषभ राशि। इस कुंडली के जो प्रधानमंत्री हैं, जो मालिक हैं, वो शुक्र है। अब शुक्र के पास 2 राशियां, कोई भी यदि ग्रह प्रधानमंत्री बनता है और उसके पास 2 डिपार्टमेंट है, तो वो एक अच्छा लेगा और एक साथ में बुरा भी लेगा। बुरा इसलिए लेगा, नहीं तो फिर लोग कहने लग जाएंगे कि भाई
हमारे साथ तो गलत हो रहा है, ना इंसाफी है कि आप प्रधानमंत्री बने हो तो आप दोनों सब अच्छे अच्छे भाव ले रहे हो। तो इसलिए थोड़ा समझदारी दिखाते हुए शुक्र ने छठा भाव ले लिया। जैसे मंगल ने समझदारी दिखाते हुए एक बुरा भाव लिया था, इसी प्रकार शुक्र ने भी एक बुरा भाव लिया। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो, तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु कलह कर्ज का है, कंपटीशन का है, नौकरी का है। और पहला भाव जो है रूप रंग स्वभाव का है, कॉन्फिडेंस का है, अपॉर्चुनिटी का है। तो यहाँ के मालिक है। तो यहाँ पर शुक्र जो है योग कारक में आएंगे, लग्न सदैव योग कारक में आएगा। तो शुक्र को हम योग कारक में लिखेंगे। जब भी महादशा अंतरदशा आएगी शुक्र अच्छे परिणाम देंगे। इसी प्रकार 3 नंबर, 3 नंबर है बुध का। और यहां पर आप देख रहे हो 3 नंबर बुध का है, और बुध के बाद भी 2 राशियां हैं, 3 नंबर 6 नंबर। बस ये पूरे चार्ट में बुध को 2 जगह देखोगे, 6 नंबर में और 3 नंबर में। 3 नंबर यहां पर लिखा है और 6 नंबर यहां पर लिखा है। अब यहां पर देखो, ये मारक भाव है, अभी पिछली वीडियो में आपने देखा, लेकिन शुक्र का परम मित्र है बुध। शुक्र का परम मित्र है बुध। तो शुक्र ने मित्रता अपनाते हुए बुध को सबसे अच्छा भाव, मतलब धन भाव, ये मारक भाव है, लेकिन पंचम भाव मंत्री का भाव भी दे दिया। तो मंत्री के साथ साथ धन का भाव मिल गया, मतलब ये भी अच्छा भाव हो गया, अब बुरा भाव नहीं रह गया ये। क्यों? क्योंकि बुध के पास मंत्री पद है। तो मंत्री का जो दायित्व तो होता है देश की व्यवस्थाओं को बनाना, तो ये वित्त मंत्री का जो काम है, तो ये धन का मालिक भी हुआ बुध और पंचम भाव का मालिक भी हुआ। तो शुक्र मित्रता अपनाते हुए, परम मित्र है बुध शुक्र का, इसलिए एक त्रिकोण भी दे दिया और धन का डिपार्टमेंट भी दे दिया कि जाओ तुम ये दोनों भावों का निर्वहन करो। इसके बाद शुक्र और चंद्रमा। अब चंद्रमा को वैसे देखें तो चंद्रमा ज्यादा किसी से शत्रुता नहीं रखता। शत्रुता सबसे ज्यादा जो चंद्रमा रखता है, ये रखता है राहु केतु और शनि से। शुक्र से कोई खास शत्रुता नहीं, लेकिन शत्रु का भाव तो है, इसीलिए कट्टरता नहीं है चंद्रमा और शुक्र की। इसीलिए खराब भाव दिया है, उतना ज्यादा खराब भी नहीं है, पराक्रम भाव दे दिया कि जाओ मेहनत करो और फल लो। तो यहां पर चंद्रमा को हम मारक में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा। मारक। अब यहाँ बुध को हम जो है योग कारक में लिखेंगे, क्योंकि बुध अच्छा डिपार्टमेंट का मालिक है। और मारक में हम लिख देंगे, मारक में हम लिख देंगे चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा को मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत कुछ नहीं। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे चौथे भाव। चौथे भाव के यदि हम देखते हैं तो चौथा भाव केंद्र का भाव। केंद्र का भाव ये अच्छा भाव है, लेकिन सूर्य शुक्र के साथ शत्रुता रखता है। लेकिन सूर्य भी कोई खास शत्रुता नहीं रखता है। सूर्य देव है और शुक्र दानव है। तो इसलिए शुक्र ने सूर्य को एक सम भाव दे दिया, केंद्र का भाव दे दिया कि जाओ आप अच्छा करो। ये यहां पर मानना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य के पास कोई दूसरी राशि नहीं है, तो ये चौथे भाव के मालिक है, मतलब अच्छा भाव है ये। तो हम योग कारक में सूर्य को भी लिखेंगे। तो ये सम में भी आ सकते हैं, सम में भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ का हो गया, यहाँ का भी होगा, शुक्र ही मालिक है। आइए सप्तम भाव, 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? 8 नंबर मंगल का है, और मंगल का एक नंबर और है, 1 नंबर। मंगल 1 नंबर और 8 नंबर के मालिक है। ये मारक भाव है, मारक, और ये भी मारक भाव, मारक। अब देखो, अभी हमने मेष लगन की कुंडली में देखा था, तो मंगल ने शुक्र को मारक में रख दिया था, लेकिन शुक्र ने भी अब मंगल को मारक में रख दिया, डबल मारक। ये भी मारक और ये भी मारक भाव, दोनों मारक भाव। 12वां भाव व्यय का है और सप्तम भाव मारक का है। सप्तम भाव कंडीशन में मारक होता है, जब एक राशि 12वें भाव में, अष्टम भाव में, छठे भाव में रहेगी, और एक राशि यदि इन दोनों भाव में रहेगी तब मारक होगा। अब शुक्र ने शत्रुता अपनाते हुए मंगल से दोनों ही खराब भाव दे दिया, जिस प्रकार हमने पहले वीडियो में देखा था।
ये दोनों ही भाव मारक के शत्रु है शुक्र के, इसलिए हम मारक में मंगल को लिखेंगे। 12वां भाव व्यय का है, नुकसान का है, खर्चों का है, और सप्तम भाव जो है दाम्पत्य जीवन का है, व्यापार का है, बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है। अब आइए, अब ये मारक इसलिए है, केंद्र का भाव वैसे अच्छा माना जाता है, लेकिन एक राशि 12वें भाव में है और लग्नेश की भी शत्रु है। 2 पॉइंट है ना यहाँ पर, एक तो लग्नेश के शत्रु है मंगल, दूसरी बात 12वां भाव बुरा भाव है, तो 2 बुरा हो गया और एक अच्छा भी हो गया, तो वो ज्यादा बुरा ही करेगा, इस प्रकार से भी समझ सकते हो। 9 नंबर 8वें भाव में, ये 8वां भाव है, यहाँ पर 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर धनु राशि, गुरु की राशि है ये, और 12 नंबर भी गुरु की ही राशि है, मीन राशि। अब गुरु और शुक्र ये शत्रुता है, घोर शत्रु है, मारक भाव है ये, मारक, और ये भी अच्छा भाव नहीं है, खराब भाव ही है, लेकिन ये मारक नहीं है, उतना मारक नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत पराक्रम मेहनत करना पड़ता है। दोनों ही भाव उतने अच्छे नहीं, क्यों? क्योंकि लग्नेश के गुरु शत्रु है, तो पहले यही देखना है कि लग्नेश का ग्रह कोई शत्रु के मित्र है। यदि वो मित्र है तो अच्छा भाव लगने देगा, और शत्रु है तो फिर खराब भाव देगा। तो यहां पर जो है सूर्य के साथ इसलिए जो है थोड़ा सा रहम रखा है, क्योंकि सूर्य के पास एक ही राशि है, इसीलिए डिपार्टमेंट एक ही है, इसलिए उन्होंने दे दिया कि आपके पास एक ही राशि, कोई दूसरी राशि होती तो हम बुरे में भी देते, लेकिन यहाँ पर गुरु की 2 राशियां हैं, इसलिए दोनों ही बुरे भाव दे दिया। शुक्र और गुरु, एक दैत्य गुरु और एक देव गुरु है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, और ये लाभ का, आय का भाव है, बहुत संघर्ष करवाता, मेहनत करवाता है, और ये बहुत बुरा भी माना जाता है। तो गुरु भी आएंगे कहां पर? मारक में, गुरु भी मारक में आएंगे। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर 11 नंबर, शुक्र का परम मित्र जो ग्रह है वो है शनि और बुध, ये दोनों बहुत क्लोज, बहुत मित्रता है, इसीलिए ग्रह मंत्री वाला जो पद है ये शनि को दिया, और कर्म का जो ग्रह है, ये फल भाव है, वो भी शनि को दिया। दोनों ही भाव केंद्र त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण, ये त्रिकोण का भाव हो गया 10 नंबर, और ये केंद्र का भाव हो गया 11 नंबर। केंद्र त्रिकोण का मालिक शनि को इसलिए बनाया कि शुक्र के परम मित्र है शनि, इसलिए शनि को भी हम लिखेंगे योग कारक में। अब ये हमने सभी ग्रहों का निकाल लिया, सभी ग्रहों के बारे में हो गया। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों ग्रह हमने निकाल लिए। राहु केतु की कोई राशियां नहीं होती, छाया ग्रह। जब भी शुक्र बुध और सूर्य शनि इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा आएगी, सबसे अच्छे परिणाम मिलेंगे, तरक्की मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। लेकिन जब भी चंद्रमा मंगल गुरु की महादशा आएगी, बहुत बुरा टाइम रहेगा, संघर्ष वाला रहेगा, परेशानियों वाला रहने वाला है। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया कि ये ग्रह आने वाले समय में ये फल देंगे। इसी प्रकार से सभी लग्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। अब इस कुंडली का जो है योग कारक मारक ग्रहों का आपको निकालना है, और वृषभ लग्न की जो कुंडली आपने देखी, इस वीडियो में आप कमेंट भी करिएगा कि आपने योग कारक ग्रह क्या निकाले, मारक ग्रह आपने मिथुन लग्न में क्या निकाले, ये हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे प्रतिदिन आपको वीडियो मिलते रहे। लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी प्रयास करिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहेगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में।
धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।